जब कार्नेगी मेलन आप गए, जी, कार्नेगी मेलन जब आप गए, तो वहाँ आप ये धोती और खड़ाओं में थे, जब आप जी। शोध कर रहे खड़ाऊ थे? में तो नहीं थे, लेकिन धोती-कुर्ते में रहते थे वहाँ पे। पूरे जीवन का रास्ता ही अंधकार में है, कि भगत सिंह की प्रेरणा, वो आज़ाद का त्याग, वो गांधी की तपस्या, वो कहाँ है तुम्हारे जीवन में? भटक रहे हैं एक अंधेरी खो में। वहाँ से फिर कुछ हाथ लगता है और उसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता ने जो कर्मयोग का सिद्धांत है, उसने रास्ता खोला। इन्होंने अपना जीवन देश के लिए दे दिया। हम क्या करें देश के लिए अपना जीवन देने के लिए, ये मार्ग स्पष्ट नहीं था। जैसे मैं अपनी कक्षा की बात करूं तो गिने चुने 1-2 लोग थे जो आज भी हैं हमारे साथ इस मिशन में। ज्यादातर कैरियरिस्ट थे। सभी कैरियरिस्ट, सबको अपनी दिशा में जाकर के धन कमाना है, इसीलिए उनका कोई धर्म नहीं था। आज अगर अभी ट्रम्प हमको हैकड़ी दिखा रहे हैं, हाँ। आप फर्ज कीजिए कि हमारे सारे आईआईटियंस भारत में होते, तो ये ताकत होती उनको? अभी भी ताकत नहीं है, सारे लौट रहे हैं। अभी भी आज भी उनकी ताकत नहीं है। हाँ। कि जो बड़े बड़े कंपनी चला रहे हैं वहां पे एक तपस्पूर्ण भाव से, त्यागपूर्ण भाव से, जो आजाद के अंदर था, भगत सिंह के अंदर था, गांधी के अंदर था, जो त्याग, उससे लौट आए और अपने मिट्टी में नया ध्वज गाड़े टेक्नोलॉजी का, और भारत को 21वीं सदी के भारत को पुनः खड़ा करें तपस्या के भाव से, करियर के भाव से नहीं, मुझे पैसे मिलेंगे कि नहीं। काम हुआ है भारत में, उसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ ये दिखाई तो देती है, परंतु इसके एक बड़ी धुंध सी छाई हुई है। आप ये तो कह सकते नहीं, कपड़े पहनिए, आप कुर्ता पहन लीजिए, खादी पहन लीजिए, कॉटन पहनिए। मैंने तो ये नहीं कहा कि सभी यही पहने। बर्बादी को रोका जा सकता है, बेकारी को सुधारना बहुत ट्रिकी। नमस्कार, आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ एक सज्जन बैठे हैं। उन्होंने पूरी दुनिया में इन्होंने कसम खा लिया कि साहब हम खड़ाऊं पहनेंगे और धोती पहनेंगे और आप हमारी कुछ नहीं उखाड़ सकते, और आप अगर मुझे उखाड़ना चाहेंगे तो मैं तो नहीं उखड़ूंगा, आपको उखाड़ दूंगा। हमारे साथ हैं डॉक्टर रविकांत पाठक, आईआईटी मुंबई के एलुमनी हैं और आजकल स्वीडन में गॉथेनबर्ग यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, साइंटिस्ट हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, पर्यावरणविद हैं। बहुत सारी इनके अलंकरण हैं। ये खुद ही बताएंगे कि कहाँ से इन्होंने पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद वो पहली बार कहाँ गए, फिर अमेरिका में कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी में ये क्या कर रहे थे, हांगकांग में इन्होंने क्या किया, ये सब बताएंगे। और उसके बाद बात करेंगे कि इन्होंने धोती और खड़ाओं को लेकर के बवाल क्या किया। अमेरिका में इन्होंने क्या बवाल किया, स्वीडन में इन्होंने क्या बवाल किया, हांगकांग में इन्होंने क्या बवाल किया। ये बवाल करने के लिए इन्होंने ये धारण किया है या कोई जिद है? बहुत सारे आईआईटियंस होते हैं आपको जो आपको प्रथम दृष्टिया पागल दिखेंगे। तो जब भी मैं भी जब पहली बार इनसे मिला तो मुझे लगा कि ये इनका जो क्रेजीनेस है, ये जो पागलपन है, ये पागलपन का हिस्सा है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम इनसे बातचीत करते रहे, जानते रहे, तब मुझे लगा कि नहीं, ये पागलपन नहीं है। बहुत सोच समझ करके, परख करके ये निर्णय लिया गया है और इन्होंने धोती और खड़ाओं का निर्णय लिया है। तो बहुत दिलचस्प होगी बातचीत, सिर्फ धोती और खड़ाओं पर नहीं होगी, बहुत कुछ आपको इस पॉडकास्ट में देखने को मिलेगा। तो स्वागत करते हैं क्यूवाइब नेटवर्क में डॉक्टर रविकांत पाठक। मैं समझता हूं कि हमने जो विवरण दिया है आपके बारे में, आप अगर संक्षेप में बताएं कि आप कैसे आईआईटी मुंबई पहुंचे और फिर वहां से आपकी यात्रा क्या रही। धन्यवाद, आभार बहुत बहुत आपके साथ होने के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। मेरी अपनी जीवन यात्रा बुंदेलखंड के अंतिम गांव से शुरू होती है। वो गांव जहां पर दिया तेल से जलता था। अच्छा। और जहां का किसान का जो आत्मसम्मान था, उसकी मेहनत थी। वहां से यात्रा शुरू की और हमारी यात्रा शुरू होती है राष्ट्रभक्तों की कहानी से, जहां पर हम चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, क्रांतिकारियों की कहानियां पढ़ते हैं क्लास में, और हमारे जहन में एक उन्माद होता है, एक बम फूटता है कि हम अपने मिट्टी के लिए क्या कर पाएंगे। उन्होंने जो प्रेरणा दी, जो प्राण फूके, उस समय मेरी उम्र रही होगी 10 वर्ष के आसपास। वहां से यात्रा शुरू की और फिर जो रास्ता खुला
वो था कि भाई हम शिक्षा में अच्छा करेंगे, तब हम अपनी मिट्टी के लिए कुछ करने लायक बन पाएँगे। उस भाव ने, राष्ट्रभक्ति के उस भाव ने हमको उस तरफ ले जाया गया, जहाँ से हम आईआईटी मुंबई तक पहुँचे। तो आईआईटी मुंबई में आपकी फैकल्टी क्या थी? मतलब आप किस स्ट्रीम में पढ़ाई कर रहे थे? हाँ, आईआईटी मुंबई में मैंने केमिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई की। अच्छा। वहाँ से बीटेक और एमटेक एक 5 ईयर प्रोग्राम होता है, उसमें आईआईटी जेईई के थ्रू दाखिला लिया हुँ। और वहाँ जाकर के देखा कि बहुत किस साल विद्वान आपने आईआईटी मुंबई में दाखिला लिया? 1994 में। 1994 में। अच्छा, उसके बाद फिर आपने बीटेक, एमटेक आईआईटी मुंबई से ही किया? जी। उसके बाद फिर कहाँ चले गए? फिर उसके बाद यात्रा का रुख बदला, तो निर्णय लिया कि हमको शोध में जाना चाहिए और वही शायद हमारा जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है, जो टेक्निकल बेंट ऑफ माइंड है, साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड है, उसमें हम ठीक कर सकते हैं। और एक फेलोशिप हमें एशिया की काफ़ी चुनिंदा यूनिवर्सिटी है, हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उससे हमें फेलोशिप मिली और वो फेलोशिप लेकर के हम पीएचडी के लिए वहाँ पहुँचे। हांगकांग चले गए। तो फिर हांगकांग में आपने पीएचडी की? हांगकांग में हमने पीएचडी। तो क्या रहा आपका सब्जेक्ट पीएचडी का? एटमॉस्फेरिक साइंस, एयर पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज पर काम किया हमने। अच्छा। हाँ। फिर वहां से फिर आपकी यात्रा कैसे शुरू हुई, या प्रोफेसर कैसे बन गए? कहाँ आपको पहला मौका मिला? वहां पर जो यात्रा शुरू हुई, तो जैसे करियर की उड़ान होती है, तो वहां पर मुझे याद आता है कि एक विद्वान हैं हमारे फील्ड के, स्पर्स पेंडिस, ग्रीक से आते हैं, लेकिन वो यूएस की टॉप यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर थे। उनकी एक पुस्तक पढ़ी, तो ऐसी तमन्ना हुई उनके साथ शोध का काम किया जाए। अच्छा। और पीएचडी खत्म होने से पहले जो मेरे शोध पत्र छपे जर्नल्स में, उसके आधार पर हमने उनको अप्रोच किया। हमने कहा कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, और सौभाग्य से ऐसा हुआ कि उन्होंने तुरंत ऑफर दे दिया हमारे जो कार्य था, शोध कार्य को लेकर के। अच्छा। वहां से फिर एक स्वच्छ स्वर्णिम राह सी खुली करियर की, कि टॉप यूनिवर्सिटीज में एक करियर लॉन्चिंग पैड हो गया। आप जिस दिशा में जाना चाहते हैं उसमें आप टॉप पे पहुंचेंगे। तो वहां से जीवन के जो धागे खुलने शुरू हुए। तो किस यूनिवर्सिटी में गए उसके बाद? कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी में। कार्नेगी मेलन में? हाँ, कार्नेगी मेलन यूएस की वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज है। कितनी रैंकिंग है कार्नेगी मेलन की? मेरे ख्याल से हमारे दर्शक पता कर लेंगे। टॉप 10 में आती है। अगर आप दुनिया के टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में से एक है। हमारी फील्ड में, जिसमें एयर पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबिलिटी पे है, तो दिस इज वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज। खास करके एयर पोल्यूशन, एयर क्वालिटी पर जो काम है वो। तो दुनिया की 10 बड़ी जो यूनिवर्सिटीज हैं इनके फील्ड में, जो क्लाइमेट चेंज को लेकर के, एयर पोल्यूशन को लेकर के, पर्यावरण को लेकर के जो शोध करती है या वहाँ की पढ़ाई लिखाई होती है, उसमें 10वें नंबर, अंडर 10 में है पूरी दुनिया में। वहां से आपने वहां क्या किया, शुरू किया आपने, पढ़ाई शुरू किया या वहां पे शोध कार्य किया? रिसर्च साइंटिस्ट। अच्छा। जिसे पोस्ट डॉक भी कहते हैं। तो वहां पढ़ाने का भी मौका मिला या रिसर्च साइंटिस्ट ही रहे? रिसर्च साइंटिस्ट थे, जो स्टूडेंट्स थे उनको गाइड करते थे शोध में। अच्छा। हाँ। उसके बाद अध्यापन का काम कैसे शुरू हुआ, कहाँ शुरू हुआ? हाँ, तो जो अध्यापन का कार्य है वह है यूनिवर्सिटी ऑफ गॉथेनबर्ग, स्वीडन में शुरू हुआ। अच्छा। और उससे पहले की जो एक जीवन में एक क्रांतिकारी घटना हुई, मैं उसका जिक्र करना चाहूंगा। अच्छा। और घटना ये हुई कि तो जब कार्नेगी मेलन आप गए, जी, कार्नेगी मेलन जब आप गए, तो वहां आप ये धोती और खड़ाऊ में थे जब आप शोध कर रहे थे? खड़ाऊ में तो नहीं थे, लेकिन धोती कुर्ते में रहते थे वहां पे। धोती कुर्ते में रहते थे? हाँ। और हांगकांग में नहीं रहे? हांगकांग से जब हम ये कार्नेगी मेलन का ऑफर आया, उसके बीच में जो एक जीवन में क्रांति घटी, उसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ। हाँ, बताइए। और वो जिक्र ये है कि जब ये ऑफर आ गया, तो एक स्वर्णिम राह खुल गई करियर की, कि जब आप टॉप यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं और यहाँ से रास्ता खुलेगा आपका, तो अमेरिका में जाके अमेरिकन ड्रीम में आप जी सकते हैं। तो मुझे समझ में आया फिर क्या होगा जीवन में। फिर नौकरी होगी, फिर आपका पैसा आएगा, फिर आप विलासिता में जी सकते हैं। फिर प्रश्न अंदर से आया कि उससे क्या होगा, उससे भारत का क्या होगा, उससे भारत को क्या लाभ है। तो फिर जीवन में अंधेरा छाने लगा। दीज वर द वन ऑफ द डार्केस्ट आवर ऑफ माई लाइफ। जब हमने देखा कि पूरे जीवन का रास्ता ही अंधकार में है, कि भगत सिंह की प्रेरणा, वो आजाद का त्याग, वो गांधी की तपस्या, वो कहाँ है तुम्हारे जीवन में। तुम जो सोचते थे बचपन से कि तुमको आईआईटी इसलिए जाना है कि तुम देश के लिए कुछ कर सको,
और अब IIT जाके तुम अमेरिका में जाके विलासतापूर्ण हो जाओ। तो इसने एक अंदर क्रांति मचा दी और रास्ता मिल नहीं रहा है, भटक रहे हैं एक अंधेरी खो में। वहां से फिर कुछ हाथ लगता है और उसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता ने जो कर्मयोग का सिद्धांत है, उसने रास्ता खोल दिया है। नहीं, सवाल है कि आप IIT से पढ़ाई किया, वहां से एमटेक किया, फिर हांगकांग चले गए, वहां से आपने शोध किया, रिसर्च किया, फिर आप आगे के शोध के लिए आप कार्नेगी मेलन चले गए, और फिर आपको सूट बूट ये सब प्रभावित नहीं कर रहा था, या मिलियंस ऑफ डॉलर्स का पैकेज आपको प्रभावित नहीं कर रहा था? कर तो रहा था, परंतु जो अंतरात्मा थी उसमें तो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, नहीं, तो गांधी, अंतरात्मा में गांधी, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह दिखाई पड़ रहे थे। यस, तो जब आप पढ़ाई कर रहे थे तब भी आपको भगत सिंह दिखाई पड़ रहे थे? पढ़ते थे, लेकिन मार्ग नहीं था कि हम देश के लिए क्या करें, कैसे करें। इन्होंने अपना जीवन देश के लिए दे दिया, हम क्या करें देश के लिए अपना जीवन देने के लिए, ये मार्ग स्पष्ट नहीं था। अच्छा, अब एक सेकेंड, जब ज्यादातर IITians, अभी बहुत सारे लोग इस पर सवाल कर रहे हैं कि नेहरू जी ने जो इतने बड़े संस्थान का सपना देखा, IIT जैसे इंस्टीट्यूशंस का, उसमें जो भी बच्चे जाते हैं वो एस्पायर करने लगते हैं विदेश में जाके सेटल होना, और दैट वे हम लोग एक्सपोर्टर बन गए हैं अपने टैलेंट का, और ब्रेन ड्रेन हो रहा है। और पिछले 40-50 वर्षों का इतिहास यही कहता है कि हमारे जितने IITians हैं उसमें से 80-90% का एक्सोडस है, मतलब बाहर चले गए हैं, विदेशों में चले गए हैं और दूसरे देशों की सेवा कर रहे हैं, बहुत हाई सैलरी पर हैं, बहुत पैसा कमाते हैं। तो आप जब IIT में पढ़ते थे, उसमें से कितने बच्चों का ये ड्रीम था कि नहीं, भगत सिंह हैं या राजगुरु हैं या चंद्रशेखर आजाद हैं या गांधी के लाइन पर चलना है, और ये जो हमारा इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन में हम इसलिए आए हैं क्योंकि हमको भारत का निर्माण करना है, या बाहर जाकर के पैसे कमाने हैं? गिने चुने लोग थे, और जैसे मैं अपनी कक्षा की बात करूं तो गिने चुने 1-2 लोग थे, और जो आज भी हैं हमारे साथ इस मिशन में। ज्यादातर कैरियरिस्ट थे, सभी कैरियरिस्ट थे, सबको अपनी दिशा में जाकर के धन कमाना, इसीलिए उनका कोई धर्म नहीं था। हमारा धर्म था कि भाई हम केमिकल इंजीनियरिंग में गए हैं, तो सरकार ने हम पे लाखों रुपए खर्च किए हैं, गरीब आदमी के टैक्स पेयर से पैसा आता है, तो उस पे हमारा धर्म था कि हम अपने डिसिप्लिन पर रुक करके उसको कुछ दें, क्योंकि हमने उस पे धन खर्च कराया है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो भारत सरकार, लोग जैसे कपड़े बदलते हैं वैसे नौकरियां बदलते हैं, अपनी स्ट्रीम बदलते हैं। आपने केमिकल इंजीनियरिंग में की, पता चला आप IT में चले गए, IT सेक्टर में कुछ दिन काम किया, फिर आपने MBA कर लिया, फिर उसमें से आपकी कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, जहां पे जो अपॉर्चुनिटी मिलती गई धन के लिए, करियर के लिए, ओहदे के लिए, आप वो राह पकड़ के उसके साथ स्ट्रीमलाइन होते गए। आपके अंदर जो राष्ट्र प्रथम की बात है कि मेरे मिट्टी मेरा देश, इंस्टीट्यूशन ने कभी इस बात की शिक्षा दी बच्चों को? कभी बताया नहीं कि नहीं, ये राष्ट्र प्रथम है, राष्ट्र हमारा है, हम आप जैसे टैलेंट को यहाँ पर लाए हैं, आप अपने टैलेंट का प्रयोग करेंगे भारत निर्माण के लिए या अपने देश को समृद्ध करने के लिए? कभी इंस्टीट्यूशन ने इस तरह का कोई एजुकेशन दिया बच्चों को? एकदम नहीं दिया। और जहां तक मुझे होश है, जहां तक मैं IITs के साथ अभी भी जुड़ा हूं, वहां पर इसके लिए कोई स्थान भी बहुत नहीं है। राष्ट्र प्रथम की बात कौन करता है ना? वहां भाषा तक तो बड़ी रिस्ट्रिक्टेड है। हम लोग हिंदी भाषा है जो हमारी एक राष्ट्र का गौरव है, जो हिंदी भाषा हमारी संस्कृत, इनके लिए कहाँ स्थान है IITs में? बताइए। सारी अंग्रेजी दान लोग हैं। हाँ, और उसी तरह जीना है उनको, वही सभ्यता, वही संस्कृति। इसीलिए भारत के स्वरूप के गढ़ने में जो योगदान IITs का हुआ, वो नकारात्मक दिशा में चला गया। मुझे माफ करें कि मैं कोई IIT की नेगेटिव ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूं, मैं उसका हिस्सा हूं, उस परिवार का अभिन्न अंग हूं, परंतु ये पीड़ा है मन में कि अगर इतने IITians हैं, 500,000 IITians we have produced over last 75 years, and they all are working for other country, और वो अधिकतर बड़ा चंक है जो वो they are working for other countries, they are working for themselves। आज अगर अभी ट्रम्प हमको हैकड़ी दिखा रहे हैं, आप फर्ज कीजिए कि हमारे सारे IITians भारत में होते, तो ये ताकत होती उनको? अभी भी ताकत नहीं है, सारे लौट रहे हैं।
अभी भी आज भी उनकी ताकत नहीं है हाँ। कि जो बड़े-बड़े कंपनी चला रहे हैं वहां पे एक तपस्पूर्ण भाव से, त्यागपूर्ण भाव से, जो आजाद के अंदर था, भगत सिंह के अंदर था, गांधी के अंदर था जो त्याग, उससे लौट आए और अपने मिट्टी में नया ध्वज गाड़ें टेक्नोलॉजी का, और भारत को 21वीं सदी के भारत को पुनः खड़ा करें तपस्या के भाव से, करियर के भाव से नहीं, मुझे पैसे मिलेंगे कि नहीं। तो और फिर सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनके लिए वैसा माहौल बनाए। इस दो तरफा बात है। तो आप कह सकते हैं कि ना तो पॉलिटिक्स ने इस ओर ध्यान दिया और ना ही हमारे इंस्टीट्यूशंस के जो गुरुजन थे उन्होंने हमें ये ज्ञान दिया कि नहीं, आपको भारत में रहना है, आपको पढ़ाई करके भारत में रहना है। लेकिन भारत में वो करते क्या अगर उनको कंडीशन एटमॉस्फेयर नहीं देते? अभी अगर श्रीधर बैम्बू 1996 में लौट करके वो भारत आते हैं या वहां उन्होंने शुरू किया, आज उन्होंने एक जोहो बना लिया और गांव में वो ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को। वो कोई आईआईटीएन और ट्रिपल आईआईटी से बच्चे नहीं उठा रहे हैं, वो सिंपल ग्रेजुएट्स को लेते हैं, उनको ट्रेन कर रहे हैं और उन्होंने जोहो जैसी बड़ी कंपनी खड़ा कर लिया। तो आपको लगता है कि अगर आईआईटीएंस जैसे तपस भाव से वापस लौट जाए और सरकार उनके साथ खड़ी हो जाए तो सब कुछ हो सकता है? एकदम हो सकता है। यही तो हम चाहते हैं, यही तो भारत के लिए मार्ग खोलेगा, यही तो राष्ट्र प्रथम का पूरा सिद्धांत है कि कंट्री फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, हमारी मातृभूमि पहले, हम और हमारा परिवार बाद। तो आईआईटी जो बना, अब आईआईटी में दाखिला लेने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को पैसे चाहिए, उनको करने के लिए एक होड़ लगी हुई है समाज में। माँ बाप में बच्चों को आईआईटी भेजना है, कोटा भेजना है, या कोटा जैसे अन्य इलाकों में जहाँ है कोचिंग इंस्टीट्यूट का बाजार चल रहा है, आईआईटी में बच्चे जा रहे हैं, वहां से फिर वो बाहर जा रहे हैं और उनको डिग्री पीएचडी करके वो अलग अलग कंपनी में मल्टीनेशनल्स में जा रहे हैं और माता पिता कॉलर ऊंचा करके बोल रहे हैं कि मेरे बच्चे मल्टीनेशनल्स में काम कर रहे हैं, ये पैकेज है। इसके लिए नहीं बना था आईआईटी, क्या बना था? ये संभव है। आप गीता के सिद्धांत को गहराई से समझेंगे, वो कहते हैं कर्म से कोई परहेज नहीं है, लेकिन नहीं, हमारी मातृभूमि के उत्कर्ष के लिए तो हो। आप गहराई से सोचिए, आप पढ़े लिखे, आईआईटीएंस आर द ब्रेन पावर ऑफ द वर्ल्ड, है ना? तो आप इतना एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं कि जो आप काम कर रहे हैं उससे आपके राष्ट्र को क्या हित हो रहा है। राष्ट्र का हित इस राष्ट्र की संस्कृति के उत्कर्ष में है। यह राष्ट्र बिना संस्कृति के लिए कोई राष्ट्र नहीं है। भारत खत्म हो जाएगा जिस दिन भारत की संस्कृति खत्म हो गई, जिस दिन उसकी आध्यात्मिक संस्कृति का विनाश हो गया, भारत भारत नहीं है। कितने इंजीनियर्स हैं आईआईटी में जो इस तरह की भाव रखते हैं? बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम, उंगलियों में गिनने वाले लोग होंगे। मैं एक तारीफ करूंगा कि वहां जो एक फैकल्टी आती है ट्रेन होकर के, और जो भारत में आईआईटी में फैकल्टी बनना चाहते हैं, उन लोगों में कुछ एक मातृभूमि के लिए कुछ भाव है, परंतु उनका भी स्ट्रगल हो जाता है यहाँ ब्यूरोक्रेटिक व्यवस्था में आके। हाँ, मैं देखता हूँ कि जैसे एक दो मित्र हमारे यहाँ आईआईटी मुंबई में, आप ही की मुंबई में हमारे मित्र हैं, एक प्रोफेसर हैं, उनकी पत्नी भी वहां पर प्राध्यापिका हैं, लेकिन मैं उनको देखता हूँ कि पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं वो, कंप्लीट। ठीक बात है। उनका जीवन शैली भी बहुत साधारण है, सरल मिलेंगे आपको, साइकिल में चलते मिल जाएंगे, आपको सिंपल पजामा कुर्ते में मिल जाएंगे। एक जीवन में सादगी है उनकी, और बहुत ही कम आईआईटी की जो सैलरीज हैं, ठीक है, अच्छी है, परंतु जो वो कर सकते थे बाहर रह करके, धन की बिलियंस में कमा सकते थे, उसको छोड़ करके वो कर रहे हैं, छोड़ के वो आए, और उनकी एक रुचि है, उसको पालन पोषण के लिए भी भारत में व्यवस्था की कमी है। ये सरकार की, तो व्यवस्था ने तबाह किया हमारे इंजीनियर्स को। व्यवस्था जिम्मेदार है और एक चारित्रिक निर्माण जिम्मेदार है। ये जो कंपनियां हैं, ये टीसीएस, विप्रो और ये जो इन्फोसिस, इन सब ने हमारे साथ गद्दारी की, हमारे इंजीनियर्स को ऑपरेटर बनाया। डू यू बिलीव दिस? देखो, कर्म में, जैसे मैंने कहा, कर्म से कोई परहेज नहीं, ये आउटसोर्सिंग करवा रहे थे, इन्होंने कभी शोध नहीं करवाया, इन्होंने कभी रिसर्च नहीं करवाया। वो सरकार की जिम्मेदारी में आता है कि सरकार किन कंपनियों को प्रमोट करना चाहती है। सरकार की वास्तव में ये रणनीति है, जो हमारी नीतियां हैं उनका विषय है ये, कि आप कैसे, कौन सा चैनल किसको दे रहे हैं और कौन ग्रो कर रहा है। ये हमारी नीति का काम है, और भारत सरकार में जो नीति बननी है, या जो उसके अभी अब लग रहा है आपको कि सरकार जगी है नींद से, अब वो आत्मनिर्भर और आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूशंस में इंजीनियर्स को, पिछले एक डेढ़ दशक में जो खास करके काम हुआ है भारत में, उसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, ये दिखाई तो देती है,
परंतु इसके एक ये एक बड़ी धुंध सी छाई हुई है कि क्या यह जो एडवांसमेंट है वो हमारे सांस्कृतिक चरित्र का पतन तो नहीं है। क्या इसमें वास्तव में राष्ट्र प्रथम की मानव जो मस्तिष्क है या मानव का जो ध्येय है उसमें राष्ट्र प्रथम आ रहा है कि यह सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी आ रही है? अच्छा, पिछली बार जब हमने आपको देखा था तो आप धोती में थे, इस बार वो कपड़ा बदल गया है, मोटा हो गया है, या ठंड की वजह से है? लेकिन आप ये बताइए, अगर हर आदमी आप ही की तरह धोती में आ जाए, आपने ये जिद ठान लिया धोती और खड़ाओं का, अब हर आदमी अगर धोती में आ जाए तो वो दर्जी का क्या होगा और बाकी कपड़ों का क्या होगा? ये तो ग्रोथ में रोकेगा, रुकावट होगी। मैंने कहा कर्म से परहेज नहीं है, कर्म के ध्येय से मान लीजिए कि आपने ये धोती और खड़ाओं का ये कर लिया, हाँ। तो ये तो उपभोग एक बहुत नेसेसरी अंग है मेरे ख्याल से जीवन का। अगर वो खत्म हो जाए और हम लोग हर आदमी जो है सो ऑस्टेरिटी में जीना शुरू कर दे, तो मेरे ख्याल से इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाएगा। तो भोग तो होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। आपका जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो धरती का, पर्यावरण का कोलैप्स कर रहा है। डिड यू एवर रियलाइज दिस? आपको कब या किस थिंकर को ये समझ में आया है जो यहाँ के मंत्री के या अन्य पदों पर बैठा है कि आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो आपकी आध्यात्मिक ग्रोथ नहीं है, और बिना आध्यात्मिक ग्रोथ के भारत नष्ट हो जाएगा। बिना आध्यात्मिक उत्कर्ष के यह राष्ट्र बचेगा नहीं। यहाँ की संस्कृति आध्यात्मिक संस्कृति है। नहीं, लेकिन आध्यात्मिक संस्कृति का क्या तात्पर्य? हर आदमी धोती खड़ाओं पहनने लगे। भारत में सादा जीवन, उच्च विचार और संतुलित जीवन सादा जीवन हजारों वर्षों से है। फिर भी सादा जीवन उच्च विचार की कोई तो बात रखेंगे। आप ये तो कह सकते नहीं कपड़े पहनिए, आप कुर्ता पहन लीजिए, खादी पहन लीजिए, कॉटन पहनिए। मैंने तो ये नहीं कहा कि सभी यही पहने। तो आप क्यों पहने? ये मेरा आध्यात्मिक जीवन का हिस्सा है। आध्यात्मिक प्रस्ती हूँ और मुझे ये लगता है कि ये बहुत सस्टेनेबल व्यवस्था है जिसमें मैं इंद्रिय नियंत्रण, आत्मनियंत्रण और नहीं, अभी तो आप गार्हस्थ्य में वानप्रस्थ कैसे हो गए? नहीं, मैं 50 का हो गया तो मैं वानप्रस्थ आश्रम में आ गया। गृहस्थ मेरा समाप्त हो चुका है। नहीं तो आपकी पत्नी, आपके बच्चे से आप अलग रह रहे हैं? हाँ, परिवार है फिर, लेकिन जो आश्रम है वो वानप्रस्थ है, तो उसमें जीवन शैली बदलती है। जीवन शैली बदलती है। तो आप ये कह रहे हैं कि आप पोस्ट 50 जो है आप वानप्रस्थ में आइए, फिर हमारी तरह आप अपना सकते हैं? हाँ, एकदम। नहीं, मैं इसलिए चैलेंज कर रहा हूँ कि आपके ये धोती और खड़ाओं को, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि साइंटिफिक रीजंस भी हैं। नहीं, साइंटिफिक रीजंस तो हैं, मैं मानता हूँ। लेकिन जब आपको कार्नेगी मेडल में क्या आपको चुनौती आई जब आप धोती पहन के गए, खड़ाओं पहन के? अभी भी आप स्वीडन में धोती खड़ाओं पहन के पढ़ाते हैं? जी। अच्छा। हाँ, स्वीडन में इसका कोई प्रतिरोध नहीं, इसका प्रतिरोध भारत में हो सकता है। उदाहरण मैं दे रहा हूँ, वर्ष 2007 तो जब हम कार्नेगी मेलन चले गए और वहां पर हमने तपस्पूर्ण जीवन बिताया, उसमें हम धोती कुर्ता पहनते थे और सरल जीवन जीते थे जिसमें हम जमीन पर सोते थे। बहुत जो वहां की लग्जरी थी उसका परित्याग कर दिया था, गाड़ी नहीं खरीदी थी और उस तपस्पूर्ण जीवन को जीते थे और हम 3 वर्ष वो जीवन जिया वहां पे। तो हमने वहां के लोगों को काफी प्रभावित किया और प्रभावित इतना किया कि वहां पर हमने एक मार्च फॉर सस्टेनेबिलिटी, मैं इस आध्यात्मिक जीवन शैली जो भारत की मूल संस्कृति का ध्येय है उसको मॉडर्न लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाह रहा था कि हम लोगों को एक आध्यात्मिक, सभी को एक आध्यात्मिक जीवन जीना चाहिए, क्योंकि आप पशु नहीं हैं, आप मनुष्य हैं और आपके जीवन का उत्कर्ष विभिन्न विभिन्न आश्रमों से होकर के अंततः संन्यास आश्रम और मोक्ष तक पहुंचता है। यह मनुष्य होने का परिचायक है। जिस व्यक्ति में ध्येय आ गया, कोई कम अटेन करेगा, कोई ज्यादा अटेन करेगा, इसलिए उसने भारत की संस्कृति में 4 पुरुषार्थ बने, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, है ना? तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की इस यात्रा में, लेकिन आजकल तो इस लिबास को पूरी तरह से बदनाम कर दिया है। ये दुर्भाग्य है। अब जिनकी पात्रता नहीं है वो इस लिबास को पहने हुए, हालांकि हर आदमी इस लिबास को पहन सकता है, लेकिन इससे तो भय अभी कोई नहीं समझेगा कि रविकांत जी जो हैं IIT मुंबई से पास आउट हैं, स्वीडन में प्रोफेसर हैं, पढ़ा रहे हैं, आप बाहर निकलेंगे आपको सब कहेगा कि ये चोंगा पहन के आ गए हैं। हाँ, कह सकते हैं, ये ढोंग रच रहे हैं, ऐसा परिदृष्टि है। वो मुझे कैसे प्रभावित करता है? वो तो मुझे प्रभावित नहीं करता। आप प्रभावित हो नहीं हो, लेकिन दूसरे प्रभावित हो रहे हैं ना, वो तो कहेंगे कि ढोंगी हैं आप।
आप अगर टाई सूट में नहीं, आते, नहीं, वो इसी प्रभावित स्टूडियो नहीं में है, टाई सूट में बैठते और उसके पर्यावरण पर बोलते तो बहुत लोग पसंद करते। नहीं, ऐसा नहीं है। वो है राष्ट्र के पतन का द्योतक है कि जो ऐसा सोचता है, वह राष्ट्र को नहीं समझता, इस भारत को नहीं समझता है वो। जो भी ऐसा सोचता है, वो ऐसा नहीं समझता है। क्योंकि जो ऐसा सोचता है, वो सोचेगा कि एक विशेष प्रकार के कपड़े, जो भारत की संस्कृति का बहुत हिस्सा नहीं रहे। आपके जैसा सोचने वाला अगर 2-3% ही आईआईटीएन है, फर्ज कीजिए, तो क्या आप 2-3% बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा नंबर है। द नंबर इज आपके संपर्क में कितने ऐसे आईआईटीएन हैं जो आपके 0.01% ऑफ आईआईटीएंस, यानी हम 500,000 आईआईटीएंस हमने प्रोड्यूस किए हैं। उसका 0.01% भी आप लेंगे तो हजारों में नंबर आता है। 500,000 मतलब 5 लाख आईआईटीएन, 5 लाख हुआ ना, हाँ, 500,000, लगभग 5 लाख आईआईटीएन। तो 5 लाख आईआईटीएन में से अभी तक में टोटल आईआईटीएन 5 लाख ही हैं। अच्छा, तो 5 लाख इंस्टीट्यूट्स अभी बड़े हैं, पहले तो फिर तो इस सैकड़ा हजार में आ गया आंकड़ा आपके हिसाब से, जो आपके तरह हजार में ही, कुछ हजारों में। तो कुछ हजार को आप क्या कहना चाहते हैं कि आप भारत आए, अगर भारत के बाहर हैं, भारत आए, भारत के निर्माण में योगदान दें, या व्यवस्था, आपको लगता है कि व्यवस्था ने चौपट किया आईआईटी को? जैसे मैं कहता हूँ, कर्म से कोई परहेज नहीं है, ध्येय की सारी दिक्कत है। और ध्येय में क्या हम अपना जीवन का अपने शरीर का कण कण और जीवन का क्षण क्षण इस राष्ट्र को समर्पित कर पा रहे हैं? और उसके लिए जो अच्छा है वो काम करें, ये काम ना करें कि मेरे करियर के लिए क्या अच्छा है। अगर मेरा जीवन सादा जीवन उच्च विचार में है, मैं तो अभी कहता हूँ कि मुझे कोई फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी नहीं है अपने भर के लिए। अच्छा, फिर आपने अभी जानकारी मिली है कि आप ये गुरुकुल चलाते हैं जी, ऑर्गेनिक आश्रम है आपका जी। ये कहाँ पर है? ये बुंदेलखंड का एक बीहड़ का इलाका है, हमीरपुर जिले में, 2 नदियों यमुना और बेतवा के बीच में बसा हुआ हमीरपुर जिला है। उसके अंतिम गांव में से कुछ क्षेत्र है, वहां पर बेतवा और वर्मा नदी के किनारे हमने एक गुरुकुल की स्थापना की है। और वहां पे हजारों एकड़ बंजर भूमि थी, उसको रिवाइव किया है। वहां पर वन ग्राम की स्थापना की है, जहाँ पे फूड फॉरेस्ट लगाया है हमने, गौशालाएं बनाई हैं। और वास्तव में जो हमारी गहरी समझ है, अगर हम शिक्षा को, अध्यात्म को और चरित्र निर्माण को समझते हैं, मानव प्रगति को गहराई से समझते हैं, तो यह बात निश्चित है कि शिक्षा बिना गुरुकुल के संभव नहीं है। क्योंकि जो हम आईआईटीएंस में जो एक भोगवादी प्रवृत्ति अधिकतर लोगों में देखते हैं, वह इसलिए देख रहे हैं कि उनकी जो ग्रूमिंग है, प्रारंभिक वर्षों में जो संस्कार की कमी रह गई और उनको जो माहौल मिला वैसे ही मिला कि मैं और मेरा है ना। तो मेरे पिताजी एक कहावत कहा करते थे कि आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए, और किस किस को याद करें, किस किस को रोइए। सो बी सेल्फिश। वो प्रैक्टिकलिटीज बताते थे कभी कभी, और पिताजी से मेरा इस पे संवाद होता था, आज वो दुनिया में नहीं है, कि हम कहते थे कि आजाद को देखिए, उनकी माँ गरीबी से गुजर रही हैं, और उनके साथी कहते थे माँ को 2 रुपए का मनी ऑर्डर कर दो, और वो कहते थे कि नहीं, ये मिट्टी का पैसा है, इस मातृभूमि के लिए है, माँ तो गांव संरक्षण कर लेगा माँ का, मुझे अपनी मिट्टी को अंग्रेजों से आजाद कराना है। ये होती है गहरी भावना। वो लोग जो 5,000 की जो डकैती हुई काकोरी कांड में, उसके लिए फांसी पर लटक गए। आज के युवाओं को वो करने की जरूरत है क्या? भावना ही रख लें और देश के लिए खड़े हो जाएं, यही पर्याप्त है। यही उस विश्व गुरु भारत का निर्माण कर देगा। लेकिन समझ तो लो कि भारत क्या है, और स्वयं अलाइन हो जाओ भारत की संस्कृति से, भारत की आध्यात्मिक संस्कृति से। यहाँ के त्योहार, यहाँ की नदियां, यहाँ के वृक्ष पूजनीय हैं। क्यों? क्योंकि वह सब आध्यात्मिक संस्कृति से पूरा जो भारत है, अखंड भारत है। तो अगर बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रेन आप कह रहे हैं कि आईआईटीज को, मैं मानता हूं कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट, मैं उस तरह से नहीं देखता हूं आईआईटीएंस को, लेकिन ठीक है, एक जो पैरामीटर्स हैं
उसके हिसाब से मैं कह रहा हूं कि चलिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रेन है आईआईटी में। तो अगर वो आईआईटियंस एक बार विचार करें तो ट्रम्प क्या पूरी दुनिया में हम विश्वगुरु बन सकते हैं? ट्रम्प को चुनौती दे सकते हैं, नेस्त नाबूद कर सकते हैं ट्रम्प को? क्यों नहीं कर सकते? ट्रम्प की अपनी धारणा है। हम ट्रम्प को इतना दोषी मानने की बजाय हम स्वयं का भी तो देखें कि हम आत्मनिर्भर क्यों नहीं खड़े हैं। हम क्यों नहीं टैरिफ लगाने की स्थिति में है? अमेरिका क्यों टैरिफ लगाने की स्थिति में है? हम टैरिफ लगाएं कि भारत में अगर चीन माल बेचेगा तो हम इतने % टैरिफ लगाएंगे, बेचना हो बेचो, ना बेचना हो ना बेचो। विदेशी कंपनियां, उन पर हम टैरिफ लगाएं। हम सिंह की दहाड़ हमें भरनी है, है ना? सिंह की दहाड़ भारत को भरनी है, ना कि दूसरी जगह से रोना रोना है कि अरे हमारे साथ अन्याय हो गया। स्वामी विवेकानंद सदैव कहते हैं कि वीकनेस इज डेथ एंड स्ट्रेंथ इज लाइफ। वेरी गुड। तो सिंह की दहाड़ भारत को भरनी है। और जो लोग सोचते हैं कि राष्ट्र प्रथम उनके जीवन का लक्ष्य है, तो हमारे अभियान से जुड़े। हमारे अभियान का नाम है राष्ट्र अभ्युदय मंच। राष्ट्र अभ्युदय मंच। तो आप ये शुरू कर रहे हैं? जी, हम ये शुरू कर रहे हैं। तो दुनिया भर के बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रेन को आप इकट्ठा कर रहे हैं, डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को, और फिर उस अभियान में जा रहे हैं? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। हम चाहते हैं कि जिनके अंदर वो राष्ट्र उत्कर्ष की भावना है, जो भारत के लिए जीना चाहते हैं, जिनमें क्रांतिकारियों की कहानियां बम फोड़ती हैं जिनके जहन में, वो लोग एक छत्र तले एकत्रित हों, राष्ट्र उत्कर्ष का मंथन हो, राष्ट्र अभ्युदय की योजना बने, और अपने स्तर पर बहुत सरकार से बिना अपेक्षा किए अपने अपनी कमान संभालें और गुरुकुलों की स्थापना करें और गुरुकुलों से नई पीढ़ी का निर्माण करें। और वो देश में राजनीतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, प्रशासनिक इन क्षेत्रों में जाके, औद्योगिक इन क्षेत्रों में जाकर के अपना अपना ध्वज लेकर के राष्ट्र के उत्कर्ष की नई कहानी लिखें, नया इतिहास लिखें। ऐसे हमारी ईश्वर से प्रार्थना है, ऐसी हमारी एक योजना है, ऐसे हमारा मंथन है। आपने दुनिया का सबसे पहला वाटर यूनिवर्सिटी भी शुरू किया है, क्या है उसकी नींव रखी है हमने? अच्छा, हाँ, बुंदेलखंड में ही रखा? बुंदेलखंड में ही रखी है, क्योंकि बुंदेलखंड जल संतापित क्षेत्र है। अच्छा, और आप एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं, पर्यावरणविद हैं। हम चाहते हैं कि पानी बर्बाद ना हो, हम चाहते हैं पानी बेकार ना हो। ये दो शब्द गौर करिएगा, बर्बाद और बेकार। इसकी व्याख्या में हम आपसे चर्चा करेंगे कि बर्बाद तो ठीक किया जा सकता है, बेकार ठीक नहीं किया जा सकता है। बर्बादी को रोका जा सकता है, बेकारी को सुधारना बहुत टेढ़ी खीर है। वाह, बहुत बढ़िया बात। तो डॉक्टर रविकांत पाठक जी, बहुत अच्छा लगा आप हमारे स्टूडियो आए, और स्वीडन से आए हैं, जो गोथेनबर्ग से आए हैं, तो आपको बहुत बहुत आभार आपका। एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर रविकांत जी जैसे, डॉक्टर रविकांत जी जैसे डॉक्टर, पीएचडी होल्डर, आईआईटियंस कह रहे हैं कि हम ट्रम्प को नहीं, खुद को आत्मनिर्भर कैसे बनाए, ट्रम्प को डराने की जरूरत नहीं है, हमारी इतनी हैसियत हो जाए कि ट्रम्प डरने लगे। और मैं समझता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री अगर हमारे इस पॉडकास्ट को देखेंगे तो जरूर चिंतन करेंगे कि पिछले वर्षों में हमने आईआईटी को किस नजरिए से देखा है और किस नजरिए से आईआईटियंस तैयार किए हैं। वो अधिकतर, खुद आईआईटियन कह रहे हैं कि अधिकतर आईआईटियंस कैरियरिस्ट हैं, उनको सिर्फ नौकरी करनी है, पैसे कमाने हैं, भोग विलास में जीना है। उसमें से अगर कुछ % आईआईटियंस ऐसे हैं जो देश के लिए खुद को समर्पित करना चाहते हैं, तो उनकी सेवा जरूर ली जाए। हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार इस दिशा में सोचेगी और इस पर कदम भी आगे बढ़ाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रविकांत जी। जय हो, कल्याण हो। थैंक यू वेरी मच। जय हो, जय हो। भारत माता की जय। जय जय।